सानिया के कमरे से निकलने के बाद उसका रुख अब सुहेल के कमरे की जानिब था। पिछले रवैये के बरअक्स उसका चेहरा किसी भी किस्म की मुस्कुराहट से आरी लग रहा था। नकूश में अजनबी सी सख्ती खुली हुई थी, जबड़े बंद थे, आंखों में स्पॉट सी सुर्खी थी। उसने दरवाजा खटखटाया और फिर इजाजत मिलने पर अंदर चला आया। सुहेल बेड पर नीम दराज मोबाइल में मसरूफ थे। उसके आने पर एक निगाह उठाकर उसे देखा। उन्हें उसका चेहरा मामूल से मुख्तलिफ लगा। क्यों करते हैं आप ऐसे? हरम ने उनके सर पर पहुंचकर कहा था। वो नासमझी से चेहरा उठाए उसे देखने लगे। क्या? किस बारे में बात कर रहे हो? सानिया के साथ क्यों करते हैं ऐसा आप? क्या एक बच्चे के साथ ऐसा करके आपकी तस्कीन नहीं हुई? सुहेल के चेहरे पर मज़ीद अचंभा फैल गया था, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उन्हें इसकी बात भी समझ आ गई। वो गहरा सांस लेकर पीछे हो बैठे। मुझे ऐसी औलाद में कोई दिलचस्पी नहीं जो मेरे लिए बाइसे फख्र ना हो। उनके बेरहम सी यख आवाज पर उसके तासुरात मज़ीद सख्त हो गए थे। उसने अपनी भूरी आंखें उनकी आंखों में गाड़ी थी। औलाद के फख्र के लिए महज यही बात काफी है डैड कि वो आपकी औलाद है। क्या आपके लिए आपके अपने अमाल काबिल फख्र नहीं? इसके बेबाक से तमाचे ने सुहेल का चेहरा अगले ही पल सुर्ख कर दिया था। वो इसके कारीवार पर बुलबुलाए थे। हरम, मैं आपको आपकी पहली और आखिरी दफा वार्न करने आया हूं डैड। सानिया को इस सब बकवास में मत घसीटे। वो छोटी है, वो कमजोर और हसास है। आपकी तवज्जो इसके लिए बहुत अहम है। अपने बाप होने के फरीजे को समझे और उसे वो तवज्जो दे जो उसका हक है। और मुझे मत उकसाएं कि मैं आपको ज़ाराबाद वाला वो हरम बनकर दिखाऊं जिससे लोग पनाह तलब किया करते थे। हरम ने एक आखिरी सर्द निगाह सुहेल पर डाली और फिर पलट गया। सुहेल उसके आखिरी जुमले पर गुंग से हो गए थे। उनका जैसे किसी ने अंदर तक खून निचोड़ लिया था। हरम, उनके लब बेआवाज हिले थे। वो बाहर निकला और फिर राहदारी में आगे बढ़ता गया। उसका चेहरा इस कदर सफेद लग रहा था कि हद नहीं। कमजोर और जख्मी जानवरों को नहीं छेड़ना चाहिए। वो जख्म मुंतमिल होने के बाद भी उसकी जलन को याद रखते हैं। उसकी याद के पर्दे पर भी बहुत से जख्म थे जिनका भरना मुमकिन ना था, जिनके भरने की किसी भी उम्मीद के साथ जिंदा रहना फजूल था। उसने कदम जीनों से उतारे और फिर उसे लाउंज ही में अबीहा और नीना दाखिल होते हुए दिख गई। अबीहा उसे देखकर यकदम खिल सी गई थी और अभी वो आगे बढ़कर उसे मतवज्जे ही करने लगी थी कि वो उसके बराबर से यूं गुजरा गोया उसे देखा ही ना हो। अबीहा तो अबीहा, नैना भी उसके अमल पर भौंच की रह गई थी। दोनों ने बेयकीनी से पलटकर उसकी पुश्त को देखा था। इन्हें क्या हुआ है? नैना के मुंह से बेसाख्ता ही सवाल फिसला था, लेकिन गलत हुआ। अबीहा के चेहरे पर सख्ती फैल चुकी थी। आंखों में नफरत सी हलकोरे लेने लगी। एक बार फिर से उसने पलटकर हरम को देखा था। वो अब अपनी गाड़ी निकालकर संद से आगे बढ़ गया था। उसने चेहरा वापस फेर लिया। ताजा स्ट्रेट कैसे बाल लहराकर उसके कंधों पर आ गए थे। दूसरी जानिब वो कम्युनिकेटर कान में लगा रहा था। उसका एक सिरा वजदान के कान में था। हमें तुम्हारी फूफो के बाद निकलना है और उनसे पहले वापस पहुंचना है।
उसने कहकर फिर अगले ही पल एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। उसका चेहरा अब तक सपाट था। शाम के साए गहरे हो गए, भारी पर्दे गिरा दिए गए। मगरिब के ढलते अंधेरे में यूनी की राहदारी में वो खामोशी से खड़ी थी। यूनिवर्सिटी शाम के इस पहर बेहद सुनसान लग रही थी, खाली, सर्द, अजनबी। उसने स्याह हाई हील्स के साथ सब्ज लिबास जेब तन कर रखा था। बालों को ताज़ा फ्रेंच में गूंदे मजबूती से कदम उठाती हुई। उसके पास अपनी सफाई में देने के लिए कोई सबूत नहीं थे। उसके पास गवाह नहीं थे। उसके पास फसीह को झूठा और खुद को सच्चा साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन वो डर कर पीछे नहीं हटेगी। वो आखिर तक इनका मुकाबला करेगी। उसकी गर्दन पर वो खुरदरा सा लम्हे भरकर दहक कर मात पड़ गया था। उसने होले से अपनी गर्दन को छुआ। निगाहों में तकलीफ सी भर गई, लेकिन उसके कदम ना रुके। सर्वाइवर बिलाशुबा बहुत सख्त जान हुआ करते हैं। उन्हें कोई मौत नहीं दे सकता। उसने मीटिंग रूम के सामने चंद पल रुककर गहरे गहरे सांस लिए थे। फिर निगाहें उठाई और दरवाजा धकेले अंदर चली आई। मीटिंग रूम की गोल मेज के गिर्द प्रोफेसर्स, पीवीसी, एचओटीज, यूनी इंतजामिया के सदर, यहां तक कि हर अहम बंदा मौजूद था। इसी गोल मेज के पीछे सामने एक बड़ी सी स्क्रीन नस्ब थी। वो मीटिंग रूम था और अक्सर मुख्तलिफ पॉलिसीज पर यहां बात हुआ करती थी। उसने एक निगाह हाज़रीन पर डाली, फिर आगे बढ़ाई। उन सब के मुकाबिल लगी वाहद कुर्सी खींचकर एतमाद से बैठ गई। उसके ऐन सामने फसीह जुल्फ़कार विराजमान था। वो तमस्खराना सा मुस्कुरा कर देखता हुआ नासनीन को चढ़ाने लगा। यहां पर मौजूद हर शख्स इस मसले से बखूबी आगाह है, मोहतरमा नासनीन। बात का आगाज कौंसिल के सदर जुबैर अवान ने किया था। फिर वो मजीद कहने लगा, आपने न सिर्फ बुनियादी हकूक की पामाली की है, बल्कि कई तुलबा और बेशतर उस्ताद कराम के सामने एक काबिल कदर उस्ताद पर हाथ उठाया है, बिना किसी जवाज और बगैर किसी काबिल एतमाद वजह के। आप जानती हैं ना कि आपका अमल काबिल मुजम्मत है। ऐसे जारहाना रद्द अमल पर आपको इदारे से निकाला भी जा सकता है। क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगी? जुबैर स्पॉट सी आवाज में कहकर खामोश हो गया था। वो सब फसीह के साथी थे। वो कभी उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। नाज़नीन ने पुरएतमाद निगाहें उठाकर सामने विराजमान जुबैर को देखा। हर अमल की वजह होती है जुबैर साहब। आपको लगता है कि मैं एक उस्ताद पर बिला वजह हाथ उठाऊंगी? यकीनन ऐसे गैर फितरी अमल के पीछे बहुत पेचीदा सी वजह कार फरमा होगी। इस वजह को सामने लाने के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी के किसी सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल कर सकते हैं। हर गुजरती लड़की को अपने ऑफिस में बहाने से बुलवाकर उसे जिस्मानी और जहनी अजियत का शिकार करने वाले शख्स को अगर आप में से यहाँ बैठा कोई भी इंसान उस्ताद मानता है तो पहले पहल उसका यकीन लानत का मुस्तहिक है। मैं हर उस शख्स पर लानत भेजती हूँ जो ऐसे किसी दरिंदे को उस्ताद होने का दर्जा देता है। उसके अल्फाज पर फसीह का चेहरा अगले ही पल सुर्ख पड़ गया था, लेकिन जुबैर अवान बिना असर लिए बैठा रहा। फिर वो हल्का सा आगे को झुका। क्या आप बगैर किसी सबूत और गवाह के ये बातें कर रही हैं मोहतरमा? अगर ऐसा है तो इंतजामिया के पास आपको इस इदारे से बेदखल करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। जुर्म होता है तो गवाह और सबूत का होना यकीनी सी बात है।
इस यूनिवर्सिटी में फसीह जुल्फ़कार की ज़्यादती का निशाना बनी लड़की शान से इब्राहिम एक चलता फिरता सबूत है। क्या वो आपके साथ आई हैं गवाही देने? एक बार फिर से सवाल हुआ था। वो यहां कैसे आएगी जब उसे बुरी तरह डराकर पीछे धकेला गया होगा? वो क्या इस माशरे की कोई भी लड़की प्रोफेसर्स की इस मुहित में शिरकत करने से कतराएगी, घबराएगी? क्योंकि आप लोगों ने हमेशा जुर्म का साथ दिया होता है। आपने कभी मुजरिम के जानिब की कहानी सुनने को अहम नहीं जाना होता। हमारे पास सबूत थे, इस यूनिवर्सिटी की राहदारी में लगे कैमरे, लेकिन नाअहली की इंतहा तो ये होगी कि उन कैमरों में से हर उस फुटेज का वजूद मिटा दिया गया होगा, ताकि हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी इस मामले को मखमली कपड़े में लपेटकर एक जानिब डाल दिया जाए। उसकी आवाज़ बोलते बोलते बुलंद हो गई थी। एक पल के लिए मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया था। किसी की हिम्मत ना हुई कि उसके सामने बात कर सके। लेकिन ये सब बातें झूठ भी तो हो सकती हैं मिस नाज़नीन। कोई शख्स अगले ही पल उठकर आप पर भी यही इल्ज़ाम आयद कर सकता है, लेकिन हम उसे सबूतों और गवाहों के बगैर कबूल नहीं कर सकते। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन यह मामला कुछ और नौयत का है। उसके दांत तैश से जम गए थे। उसका दिल किया एक और चांटा फसीह के गाल पर रसीद कर दे। वो उसे देखकर फातिहाना सा मुस्कुरा रहा था। वो जीत रहा था, वो जीत चुका था। नाज़नीन की गर्दन पर मौजूद लमस दहकने लगा था। उसकी आंखों में धुआं सा भर गया। इदारे के अंदर अगर ऐसा घिनौना अमल हो रहा है तो यह इदारे की जिम्मेदारी है कि वो इस अमल का किला कमा करने की जहद को खुद पर मलसूम कर ले। सबूत और गवाह ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है ज़ुबैर साहब। और ज़ुबैर उसकी बात पर अगले ही लम्हे हंस दिया था। वो शायद उसके जज्बाती रद्द-ए-अमल से महजूज हो रहा था। उसका चेहरा हिद्दत से सुर्ख हुआ। हमें ऐसी कोई भी शिकायत मौसूल नहीं हुई मिस नाज़नीन, जिसको बुनियाद बनाकर हम कार्रवाई करें। जब जुर्म का पर्चा ही नहीं कटा तो कैसा इंसाफ, कहाँ की कार्रवाई? क्या आपके पास अपनी सफाई में कहने के लिए मजीद कुछ है? इससे आखिरी दफा पूछा गया था। नाज़नीन ने गहरा सांस लेकर कहना चाहा, लेकिन कहने के लिए कुछ नहीं बचा था उसके पास। वो खामोश रह गई। सब उसके हाथ से फिसल रहा था। वो शानज़े को इंसाफ नहीं दिला सकी। वो उसे क्या, वो तो खुद को कभी इंसाफ नहीं दिला सकी थी।